लास्ट टाइम हमने राउटिंग की बेसिक्स पढ़ी थी। राउटिंग को राउटर को रिएक्ट राउटर डॉम को सेटअप करना सीखा था, और फिर हमने ये देखा कि जब हम एप्लीकेशन रन करते हैं तो हमारे पास 404 एरर आ जाता है। ये 404 एरर राउटर ने, जो रिएक्ट राउटर है, ये उसका क्रिएट किया हुआ 404 पेज एरर है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जिस पेज को आप राउट करने की कोशिश कर रहे हैं वो मुझे नहीं मिल रहा। तो जाहिर है क्यों नहीं मिल रहा, क्योंकि अब हमने अपनी मेन ऐप की डायरेक्टरी में कोई जितने भी राउट्स डाले हैं वो सारे किसी न किसी पर्टिकुलर यूआरएल के साथ बाइंड किए हैं हमने। यानी हमने कहा जी कि यूआरएल में ये पाथ आएगा तो ये कंपोनेंट रेंडर करना है। तो ऐसा कोई कंपोनेंट नहीं है जिसको हमने, यानी जो बगैर राउट के हमें मिले या मिल सके। तो हम एक काम कर सकते हैं, वैसे चलें ये एरर आई है तो, यानी मिसाल के तौर पे अगर मैं स्लैश होम लिखूंगा तो मेरे पास कंपोनेंट आ जाएगा, मैं स्लैश अबाउट लिखूंगा तो आ जाएगा, स्लैश कॉन्टैक्ट लिखूंगा तो आ जाएगा, लेकिन अगर कुछ नहीं लिखूंगा होम पेज पे तो कुछ भी नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें नॉर्मली जो पहला कंपोनेंट है ना उसे कहां रखना चाहिए, स्लैश पे रखना चाहिए। मैं इसको डिलीट कर, क्यों स्लैश पे रखना चाहिए, ताकि नॉर्मली जब हमारा पेज पे जो ही कोई यूजर लैंड करे तो उसे कोई ना कोई पेज एज अ फर्स्ट पेज रेंडर होना चाहिए। तो मैंने यहां से स्लैश होम कर दिया तो उसने मुझे दे दिया। उसके बाद अगर आपने किसी दूसरे पेज पे मूव करना है तो आप उसे करेंगे जी अबाउट, और अगर आपने किसी तीसरे पेज पे मूव करना है जैसे कॉन्टैक्ट पे तो आप उसे करेंगे कॉन्टैक्ट। लेकिन इसके अलावा जो आपने अभी स्टार्ट में देखा था कि हमारे पास जब कोई पेज नहीं होता या कोई पेज राउट के साथ मैच नहीं कर रहा होता तो हमें वो फोरोफेयर एक डिफॉल्ट पेज रेंडर करता है राउटर। वो बड़ा मतलब इट्स नॉट अ, उसकी स्टाइलिंग भी नहीं है और वो कोई ज्यादा मीनिंगफुल या प्रोडक्टिव भी नहीं होता। तो हम नॉर्मली ये करते हैं कि हम अपने सारे राउट्स को ना लिखने के बाद जो सबसे एंड पे होता है ना, आखिरी राउट को जाके हम दे देते हैं स्टैरिक। ठीक, और स्टैरिक के साथ हम यहाँ एक स्पेशल पेज बना लेते हैं या जिसे हम एरर पेज बना लें। तो जब हमारा राउटर यूआरएल पाथ को मैच करना स्टार्ट करता है तो वो कहां से स्टार्ट करता है, बिल्कुल टॉप से स्टार्ट करता है। वो देखता है जी आने वाला पाथ इसके साथ मैच कर रहा है तो ये कंपोनेंट रेंडर करेगा, आगे जाएगा ही नहीं। ठीक, और अगर इसके साथ मैच नहीं कर रहा तो वो दूसरे नंबर पे किसके साथ मैचिंग करेगा, इसके साथ मैचिंग करेगा। अगर ये पाथ और ब्राउजर में आने वाला यूआरएल का पाथ मैच करेगा तो ये वाला कंपोनेंट रेंडर कर देगा, आगे जाएगा ही नहीं। और अगर ये भी मैच नहीं करेगा तो फिर इसके पास आएगा। अगर ये वाला पाथ ब्राउजर में आने वाले पाथ से मैच करेगा तो ये कंपोनेंट रेंडर कर देगा। इसके नीचे आगे कह रहा है एनीथिंग एल्स। स्टैरिक का मतलब क्या होता है, ऑल। वैसे स्टैरिक एक वाइल्ड कार्ड ऑपरेटर है। अगर आपने विंडोज में सर्चिंग वगैरह या बाकी कमांड प्रॉम्प्ट में सर्चिंग वगैरह यूज की हो तो स्टैरिक का मतलब, ये स्टैरिक और क्वेश्चन मार्क दो तीन वाइल्ड कार्ड्स हैं, बट स्टैरिक का मतलब नॉर्मली क्या समझा जाता है, ऑल। अगर मैं आपको, कभी आपने विंडो में सर्च किए, मिसाल के तौर पे यहाँ मैं टेस्ट नाम का फोल्डर देखना चाहूँ कि अवेलेबल है या नहीं है तो मैं यहाँ पे सर्च करूंगा। ठीक है, या मैं चाहता हूँ जी कि मुझे तमाम फाइलें वो दे जिनकी एक्सटेंशन .txt है तो मैं ये भी कर सकता हूँ .txt। और अगर मैं सर्चिंग के दौरान ये कर दूं ना स्टैरिक .txt तो इसका मतलब है कि वो तमाम फाइल्स, स्टैरिक का मतलब ऑल फाइल्स जिनकी एक्सटेंशन क्या है .txt। और अगर मैं कहूं स्टैरिक डॉट स्टैरिक का इसका मतलब क्या होगा कि तमाम फाइल्स जिनकी तमाम एक्सटेंशन है, कोई भी फाइल जिसकी कोई भी एक्सटेंशन है वो सारी सर्च करके लाए। तो मतलब किसका समझाना चाह रहा हूं, स्टैरिक का मतलब ऑल, दरमियान में डॉट का मतलब एक्सटेंशन को जाहिर करता है, और आखिर वाले डैट का मतलब कोई भी एक्सटेंशन। तो ये स्टैरिक का मतलब नॉर्मली जनरली समझा जाता है। तो मैंने यहां पे क्या दिया जी कि राउट पाथ चेक करो, कौन सा, स्टैरिक, एनीथिंग। अब जब ये राउटर मैचिंग स्टार्ट ही कहां से करता है, शुरू से करता है ना, तो इसको मैच करेगा, इसको मैच करेगा। जब कुछ नहीं मिलेगा तो उसने कहा जी एनीथिंग अदर देन दिस। अगर तो ऊपर से कोई मैच हो गया तो वहीं से रिटर्न हो गया, उसने वो पेज रेंडर कर दिया, दैट्स इट, बात खत्म, नीचे आएगा ही नहीं। लेकिन जब ये सारे के सारे यहाँ 600 हो बेशक, ये जितने मर्जी हो, 2 दर्जन हो, वो सारों को पहले मैच करके नीचे पहुंचेगा। जब उसे कुछ भी नहीं मिलेगा तो फिर हमने क्या किया, फिर क्या करो, यहाँ पे एक पेज रेंडर कर दो जिसको हम क्या बोलेंगे, नॉट फाउंड। अब ये नॉट फाउंड का हमारे पास कंपोनेंट बना हुआ नहीं है तो लिहाजा हम जाके स्पेशली जल्दी से यहाँ पे बना लेते हैं एक पेज नॉट फाउंड डॉट जेएसएक्स। या नॉर्मली नॉट फाउंड के लिए जो एचटीटीपी स्टेटस कोड है ना वो 404 होता है। 404 का मतलब एरर पेज होता है। तो ये हम 404 खुद बना लेंगे। तो हम कहेंगे जी ये कि दिस वन। अब ये 404 नॉर्मली बतौर कंपोनेंट नेम जो है वो अलाउ नहीं करता। ठीक है, तो हम नॉट फाउंड ही कर लेते हैं, या यहाँ अंदर नाम चेंज कर लें, कोई मसला नहीं है। ठीक है, नॉट
कह रहा है कंपोनेंट का नेम हमेशा किसी अल्फाबेट लेटर से स्टार्ट होना चाहिए, नंबर से नहीं होना चाहिए, आगे बेशक नंबर हो गए भी। तो दैट इज समथिंग हम यहाँ पे भी कर लेंगे जी, नॉट, या इसको डिलीट मारें और दोबारा से कर लें, खुद ही बना लेगा। और हम इसे यहाँ पे कुछ ये करेंगे और 404 the page you are looking for is not अवेलेबल। ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं आप। और एक और मजे की बात, अगर कभी आपने जेएसएक्स में इनलाइन स्टाइलिंग करनी हो तो आपको इनलाइन स्टाइलिंग की इजाजत नहीं है डायरेक्ट। तो आप जेएसएक्स में इनलाइन स्टाइलिंग भी किस फॉर्म में करेंगे? ऑब्जेक्ट की फॉर्म में करेंगे, ऑब्जेक्ट देंगे। आपको पता है कि ये जो करली ब्रैकेट्स हैं ये जेएसएक्स में हो तो इसका मतलब है आप किसी एक्सप्रेशन को लिखने लगे हैं, कोई वेरिएबल नेम है, कोई स्ट्रिंग के साथ कॉन्केटिनेशन हुई हुई है या कोई एक्सप्रेशन है। और अगर इसके अंदर फिर करली ब्रैकेट्स डालें तो जो अंदर वाली करली ब्रैकेट्स हैं ये ऑब्जेक्ट लिटरल है। तो जब भी आप इनलाइन सीएसएस स्टाइल देना चाहें तो आप क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट लिटरल की फॉर्म में देंगे, जैसे मैं दे रहा हूं। तो मुझे क्या देना है? फॉर एग्जांपल इसको देना है जी टेक्स्ट अलाइन, और दैट्स गोइंग टू बी सेंटर। और सिमिलरली यही चीज मैं किसको दे रहा हूं? पी को भी दे रहा हूं। तो वैसे जस्ट ये करेगा कुछ नहीं, कि बल्कि टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर देगा। अब मैं कॉन्टेक्ट अस पेज पे हूं, आई हैव सम एरर, लेट मी सी व्हाट इज द एरर। ओके, एरर ये है कि मुझे पता है कि मैंने ये नॉट फाउंड कंपोनेंट यहाँ यूज किया हुआ है लेकिन इसे इंपोर्ट नहीं किया हुआ। ठीक है, सो लेट मी डू दिस। अगर मैं यहाँ से इसे करूँ तो ऑटो इंपोर्ट करना चाहिए, नॉट फाउंड, ये इसने ऑटो इंपोर्ट कर लिया। नाउ आई थिंक आई शुड नो मोर हैव दैट एरर, और ये हो जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ से वापस जाऊं, कॉन्टेक्ट अस का पेज आ गया। अब अगर मैं लेट सपोज कुछ भी नहीं एंटर करता, इट्स अ होम पेज, अगर मैं यहाँ पे एबीसी एंटर करता हूं तो मेरा अपना एरर पेज आ गया। और ये कौन सा एरर पेज है? ये उसका जनरेट किया हुआ एरर पेज नहीं है, अब मेरा कस्टम। तो आप इस पेज को किसी भी तरह डिजाइन कर सकते हैं। जैसे अक्सर आप देख रहे होते हैं कोई एनिमेशन लग गई है, कोई इमेज लग गया बड़ा सा और उसमें लिखा होता है जी 404 नॉट फाउंड। तो अब बेसिकली यहाँ पे कोई भी ऐसा राउट जो वैलिड राउट होगा उसके अगेंस्ट वो पेज जो हमने रेंडर करवाया है वही आएगा। लेकिन अगर कोई ऐसा बंदा कोई शरारतन या अनजाने में मिस्टेकनली कोई ऐसा यूआरएल यहाँ एंटर कर दे कि जिसके अगेंस्ट हमारे राउट में कुछ भी डिफाइंड नहीं है, तो वो किसको जाके पिक करेगा? ये इन सबको मैच करके आएगा, वो कहेगा जी मैंने सबको देख लिया, मुझे कुछ नहीं मिला। तो फिर मैंने इसे खुद कहा हुआ है एंड पे कि यार एनीथिंग अदर देन ऑल दीज दैट आर डिफाइंड अबव, यू जस्ट हैव टू स्ट्रेट अवे गो एंड रेंडर दिस नॉट फाउंड। और इस नॉट फाउंड को आप जिस तरह से मर्जी स्टाइल कर ले। इवन दो यहाँ पे भी एक बेहतरीन चीज ये है कि आप इस नॉट फाउंड के ऊपर भी जैसे ये आपने होम में किया हुआ है ना कि हेडर और मेन, तो ये हेडर और मेन आप यहाँ पे लगा लें ताकि आपका हेडर और फुटर दिखे बीच में ही आए। लेकिन चूंकि वो अभी हमने आउटलेट और वो लेआउट नहीं सीखा, तो वो अभी आज की क्लास में होपफुली हम पढ़ेंगे तो फिर आपको समझ आ जाएगी। यहाँ तक किसी का सवाल हो तो बता दें, इनफैक्ट कोई नई चीज नहीं है। अगला काम जो हमने इंपॉर्टेंट करना है वो ये करना है कि हम यहाँ पे मैनुअली हाथ से नहीं लिखेंगे। मिसाल के तौर पे अभी जाहिर है नोबडी डज दिस, अब ये होम का डिफाइन नहीं है क्योंकि हमने होम को हटा के वो यूआरएल कर लिया। तो बजाय इसके कि हम मैनुअली यहाँ पे लिखने के अबाउट या एनीथिंग दैट इज अवेलेबल फॉर अस, हम कहते हैं कि यहाँ बटन हो 3 और हम उनके क्लिक पे उन राउट्स पे मूव करें। तो ये एक वन स्टेप प्रोसेस है जिसको हमने देखना है। तो पहली चीज तो ये है कि सबसे पहला काम ये है कि हमने किसी भी बटन के क्लिक पे ये वाला पाथ यहाँ बिल्ड करना है। यानी माय क्वेश्चन इज कि मैं ये चाहता हूं कि पहले मैं यहाँ नेप बार में जाके 3 बटन बना लेता हूं, दैट वुड बी इजियर फॉर यू। तो मैं जाता हूँ हेडर में, जाहिर है नेप बार मेरी हेडर में है, तो मैं यहाँ कौन कौन से 3 बटन बनाता हूँ? एक होम की जगह मैं कह देता हूँ जी अबाउट, और ये जो नेप बार लोगो है इस पे मैं क्लिक पे उसे होम पे ले जाऊंगा। ठीक है, एक है मेरे पास अबाउट, मुझे ड्रॉप डाउन नहीं चाहिए फिलहाल, सो लेट मी रिमूव दैट। दूसरा पेज भी डिसेबल वाला नहीं चाहिए, मैं इसी को कॉपी करूंगा विच इज दिस वन। तो इसको मैं यहाँ पे कॉन्टेक्ट अस पे कर दूंगा।
और बस 2 ही पेज हमारे पास बने हुए हैं, ठीक है जी। तो मैं यहाँ पे आता हूँ। तो अब मुझे पहला काम क्या करना है कि अभी जो ही अगर देखें कि मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ किसी भी एक पर्टिकुलर चीज़ पे, अबाउट पे, तो यहाँ पे क्या आ जाता है? स्लैश और अ, हैश बोलते हैं, ठीक है? तो ये इसलिए आ रहा है कि मैंने यहाँ पे तीनों में, मेरे पास अभी 3 है, एक नैवबार है, एक अबाउट है और एक कॉन्टैक्ट अस है। तो तीनों में अगर यूआरएल में आपने href में कुछ ना देना हो तो आप हैश दे देते हो, दैट्स व्हाई हमें हैश दिख रहा है। तो हम ये चाहते हैं कि जब हम इस पे क्लिक करें, तो यहाँ पे जो पाथ बिल्ड हो, यानी कॉन्टैक्ट अस के क्लिक करने पे यहाँ पे क्या बिल्ड हो? कॉन्टैक्ट। अबाउट के क्लिक करने पे यहाँ पे क्या बिल्ड हो? अबाउट। और नेव बार के क्लिक करने पे यहाँ पे क्या बिल्ड हो? सिर्फ स्लैश हो जाए या होम हो जाए या व्हाटएवर वी वांट। तो दिस इज द सेकंड स्टेप। ये काम कैसे होगा? इसको समझने से पहले एक और बात समझ लीजिएगा। रिएक्ट जेएस में हम एंकर टैग्स को यूज नहीं करते। आई रिपीट, रिएक्ट में हम एंकर टैग्स को यूज नहीं करते, ना ही करना चाहिए, अनलेस के कोई स्पेशल सर्कमस्टांसेस ना हो। वो स्पेशल सर्कमस्टांसेस क्या होते हैं कि आप अपनी वेबसाइट से नेविगेट अवे कर रहे हैं, यानी यू आर गोइंग टू नेविगेट योरसेल्फ अवे फ्रॉम योर ओन एप्लीकेशन। मिसाल के तौर पे मेरी वेबसाइट पे कोई फेसबुक का पेज लिंक करना है मुझे, फेसबुक के आइकन पे, सोशल, एग्जैक्टली तो मैं उस केस में एंकर टैग लगाऊंगा, क्योंकि मुझे रिक्वेस्ट किधर भेजनी है? अपनी एप्लीकेशन से बाहर। लेकिन विद इन द डोमेन ऑफ रिएक्ट जेएस वी आर नॉट सपोज टू यूज एंकर टेक्स्ट टू मूव अक्रॉस द डिफरेंट पेजेस इनसाइड द एप्लीकेशन। क्यों? बाय डिफॉल्ट एंकर टैग का ये बिहेवियर है, बाय डिफॉल्ट इसे डिजाइन ही इसलिए किया गया है कि एंकर टैग रिक्वेस्ट भेजता है सर्वर को। किसको भेजता है? इसका मतलब यह है कि जब भी कहीं आपके पास एंकर टैग होगा तो योर रिक्वेस्ट विल गो टू द सर्वर। हम रिएक्ट एप्लीकेशन इज कॉल्ड एज अ सिंगल पेज एप्लीकेशन या स्पॉ जिसे बोलते हैं। एवरीथिंग शुड बी इनसाइड द ब्राउजर। अगर कोई रिक्वेस्ट ब्राउजर से बाहर जानी है तो वो साइड इफेक्ट्स वाला काम है जो मैंने आपको बताया होगा। तो एंकर टैग क्या करता है? बाय डिफॉल्ट एचटीएमएल, प्लेन एचटीएमएल में भी यही करता है एंकर टैग, कि जब आप एंकर टैग में href में कुछ भी देते हैं तो एंकर टैग रिक्वेस्ट कहां भेजता है? So we have to prevent this. We have to protect sending any request to the server right from within the React application. Unless कि जो मैंने कहा है कि कोई API कॉल हो या कोई वाकई किसी एक्सटर्नल पेज पे जाए तो फिर हम उसे करेंगे। तो फिर हल क्या है? हल यह है कि React Router DOM वर्जन 6 जिसको हम इस्तेमाल कर रहे हैं, वो हमें कहता है जी कि जब आपने नेविगेट करना है तो आप नेविगेशन के लिए एक मेरा दिया हुआ टैग इस्तेमाल करेंगे, एंड दैट टैग इज कॉल्ड एज टैग या कंपोनेंट, ऑब्वियसली क्योंकि कस्टम है। तो वो कहता है जी कि आप यूज करेंगे क्या? लिंक। और ये लिंक कहां कहां से इंपोर्ट करेंगे? रिएक्ट राउटर डॉम से इंपोर्ट करेंगे। आई रिपीट, नो यूज ऑफ एंकर टैग्स। और अगर आप यहां देखें, आपने कर ही लिए एंकर टैग यूज, तो आप देखें कि आपको वार्निंग मिल रही होगी कि जी आप एंकर टैग्स को यूज ना करें। अच्छा, भला उसने वार्निंग नहीं दी। तो वैसे इसको इसको यहाँ पे वार्निंग आती थी पहले कि जी आप एंकर टैग यूज नहीं कर सकते। आई डोंट नो वार्निंग्स कहीं सप्रेस हुई हैं या क्या हुई है बारह। ठीक है जी। तो हम बेसिकली एंकर टैग यूज नहीं करेंगे। तो फिर एंकर टैग यूज नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? जहां जहां एंकर टैग्स हैं यू हैव टू रिप्लेस द एंकर टैग विद द लिंक। मिसाल के तौर पे हमारा एक ये एंकर टैग है, आपने इसे लिंक कर देना है और इसे क्लोजिंग टैग में भी क्या कर देना है? लिंक कर देना है। बाकी सब कुछ छोड़ देना है फिलहाल के लिए। सेकंड स्टेप में यह है कि आपका जो href है, लिंक टैग जब इस्तेमाल करते हैं तो उसका एट्रीब्यूट, अब लिंक टैग जो है वो रिएक्ट आउटर, तो लिंक टैग के लिए href का एट्रीब्यूट नहीं चलेगा। यू हैव टू रिप्लेस दिस href टू टू, दैट दीज आर दी ओनली टू स्टेप्स, बस। अब अगर मैं यहां पे जाऊं और मैं इसको कर दूं स्लैश, तो जब मैं इस नेव बार पे क्लिक करूंगा तो ये वाला पाथ जो भी मैंने टू में दिया होगा वो उठा के यूआरएल में एम्बेड कर देगा। लेट्स हैव अ लुक एट दैट। अभी मैं इस पे हूं ना, मतलब स्लैश और हैश है, और अगर मैं नेव बार पे क्लिक करूंगा तो आई हैव मूव बैक टू दी। इसी तरह, बिल्कुल इसी तरह, ये जो लिंक का टैग है दूसरा ये है, इस एंकर टैग को भी रिप्लेस कर दें विद द लिंक टैग, और इसके href को भी क्या कर दें? टू कर दें। और अब मुझे बताएं अबाउट के लिए मैंने कौन सा राउट बनाया हुआ है ऐप के अंदर? स्लैश अबाउट। मेक सेंस? और नाउ इफ आई गो अगेन, रिफ्रेश इट अगेन वंस, और मैं अगर अबाउट पे जाऊंगा तो ऊपर देखिएगा, क्लिक किया तो ये अबाउट पे आ गया। तो लिंक टैग का प्राइमरी पर्पस क्या है?
to protect the request going to the server from the client. अच्छा, अब मजे की बात यह है कि ये लिंक जो है, ये इंटरनली जब आप इसे इंस्पेक्ट करेंगे, ये दिखेगा आपको एंकर टैग ही। तो रिएक्ट वालों ने क्या किया है, उसी एंकर टैग को थोड़ा सा एनहांस किया है कि उसकी सर्वर की रिक्वेस्ट को प्रिवेंट किया और सारा कुछ उसको। अभी अगर आप देखें, मिसाल देता हूं मैंने अबाउट में एंकर का टैग हटा दिया ना, लिंक लगा दिया, तो इंस्पेक्ट में देख रहे हैं आप, इट स्टिल इज रेंडरिंग है। तो बिहाइंड द सीन इंटरनली वो उसे एज एन एंकर ही ट्रीट करता है, लेकिन उसने उसका स्पेशल ट्रीटमेंट करके उसको कन्वर्जन करके उसको रेंडर कर रहा है। तो इंस्पेक्ट में यू विल ऑल सी, दैट्स व्हाई इसमें बाकी जितने स्टाइल्स हैं, बाकी जितने एट्रीब्यूट्स हैं, मैंने किसी को नहीं छेड़ा, सब कुछ एवरीथिंग इज सेम, ओनली आई हैव चेंज टू थिंग्स, लिंक इंस्टेड ऑफ ए और टू इंस्टेड ऑफ एच। बिल्कुल जरूरत पड़ सकती है, पूरी राउटिंग में हमें लिंक ही इस्तेमाल करना है, अनलेस कि हम कोई रिक्वेस्ट बाहर ना भेजें। और बाहर भेजने के लिए मैंने आपको आइडियल केस बता दिए। आप कोई सोशल मीडिया पेज लिंक करना चाह रहे हैं, किसी और वेबसाइट का लिंक देना चाह रहे हैं कि आप इस पे क्लिक करके किसी दूसरी वेबसाइट पे मूव कर जाए, विद इन द स्कोप ऑफ एप्लीकेशन आप लिंक की इस्तेमाल करेंगे। करूंगा ना, अभी करूंगा, ठीक है। अभी तो जस्ट मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा था ना कि ये काम करता है। मैं सारे एंकर टैग्स को रिप्लेस करूंगा विद द लिंक टैग, ठीक है। सो नाउ इफ आई गो टू द नेक्स्ट वन विच इज दिस, तो आपका गिला अभी से दूर कर देते हैं जी, ये ले, और इसको भी मैं कर देता हूं टू, और इसको भी क्या कर देता हूं स्लैश कॉन्टैक्ट। और अगर मैं अब यहां पे जाऊं तो कॉन्टैक्ट पे जाऊंगा तो कॉन्टैक्ट, नेव पे जाऊंगा तो नेव, अबाउट पे जाऊंगा तो अबाउट। नहीं, फास्ट तो डेफिनेटली हो जाती है, लेकिन क्यों फास्ट होती है, दैट इज अगेन अ क्वेश्चन जो कि मेरे में उधार है। फास्ट तो डेफिनेटली हो जाती है, लेकिन ये स्पा का मतलब क्या है, सिंगल पेज एप्लीकेशन, ये समझाना बाकी है अभी। जब मैं राउटिंग पूरी कर लूंगा तो फिर आपको बहुत मजा आएगा समझते हुए भी कि स्पा क्या है। अभी मैं अगर समझाना शुरू कर दूं तो कहानी लगेगी आपको कि यार ये क्या होता है सिंगल पेज एप्लीकेशन और मल्टी पेज एप्लीकेशन। ठीक होगी बात। तो अभी तक ये ऑब्वियसली फास्ट हो जाती है और सुपर फास्ट हो जाती है। क्यों? क्योंकि एक एंकर के केस में रिक्वेस्ट सर्वर पे जाती है, सर्वर से रिस्पांस वापस आता है और फिर आपका पेज उसको प्रेजेंट करता है। अब सर्वर के बीच में फंस गया, रिक्वेस्ट गई और रिस्पांस नहीं आया, फिर आपका पेज तो ये जाती ही नहीं है सर्वर पे, ये सारा कुछ कहती है इधर ही पड़ा हुआ भाईजान, बाहर जाने की जरूरत नहीं है। इंस्टेड आपके घर में आपने चाय बनानी हो, दूध किचन में पड़ा हो, और आप कहते हैं बाहर से दूध लाते हैं फिर चाय बनाएंगे, तो वुड इट बी इजी यार, वो जो अंदर पड़ा हुआ उसकी बना लो खुदा के बंदे। तो ये एक फैक्टर है। लेकिन मैं अगेन कह रहा हूं कि मैं डिटेल से समझाऊंगा कि सिंगल पेज एप्लीकेशन में क्या फर्क है और सर्वर पे रिक्वेस्ट ना भेजने की लॉजिक या रॉकेट साइंस क्या है रिएक्ट की। तो ये सारे जवाब एक ही उसके सवाल के। तो यहां तक क्लियर हो गया सबको। अब एक और चीज, एंकर लिखेंगे, बिल्कुल एंकर लिखेंगे, बिल्कुल हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। इवन ये देखें, आप सीएसएस में क्लास देते हैं ना, तो क्लास तो वही लिखी हुई है, मैंने क्लास में तो कोई चेंज नहीं की, ठीक है। और हाँ, अगर आप खुद बतौर या बाय टैग नेम सेलेक्ट करना चाहें तो यस यू विल डू एंकर एंड इट विल हिट इट, क्योंकि स्टाइल अप्लाई होते हैं पेज ब्राउजर में रेंडर होने के बाद। जब पेज ब्राउजर में रेंडर हो जाता है तो वो लिंक तो नहीं रहता, वो तो एंकर ही होता है, एंड इट विल पिक इट अप एंड इट विल अप्लाई दैट स्टाइल्स टू। तो यहां तक ये बात समझ आ गई है सबको। तो अब हम राउटिंग का बेसिक्स जो है वो बिल्कुल कवर कर चुके हैं, और अब हम एक और काम करेंगे, और वो एक और काम ये करेंगे कि हमें एक चीज तंग कर रही है बड़ी, और वो ये तंग कर रही है कि अगर आप होम के कंपोनेंट में जाए ना, तो होम में आपने हेडर लिखा, बीच में मेन लिखा और नीचे क्या लिखा, फुटर लिखा, ठीक है। अगर आप दूसरे पेज पे जाएं, कॉन्टेक्ट अस पेज पे जाएं, तो इधर भी हेडर लिखा, बीच में कॉन्टेक्ट अस का कंटेंट लिखा और बीच में फुटर लिखा। अगर आप अबाउट पे जाएं तो फिर भी यही काम है। तो आप बहुत ज्यादा ये नहीं, रिडंडेंसी रेपिटेशन कर रहे हैं, यानी आप हर पेज पे अभी देखें, मैंने नॉट फाउंड का एक पेज बनाया ना, तो यहाँ हेडर फुटर नहीं अप्लाई हो रहा। तो अगर मुझे हेडर फुटर यहाँ भी अप्लाई करना है तो मैं क्या करूंगा, हेडर करूंगा और फिर क्या करूंगा, यहाँ पे फुटर करूंगा। तो अब अगर आप यहाँ पे जाएं तो ये बाकी सारे हेडर फुटर तो आ ही रहे हैं, लेकिन अगर आप कोई भी रैंडम कंपोनेंट दें तो 404 नॉट फाउंड आएगा, लेकिन इसके ऊपर भी हेडर और फुटर एज इट इज आ रहा है। दैट्स द ब्यूटीफुल थिंग। लेकिन हमारे पास ये मतलब जो चीज हमें चाहिए थी वो तो हो गई है, लेकिन
और इसका फायदा ये हेडर फुटर यहाँ लगाने का कि आप वापस यहीं से नेविगेट कर सकते हैं बजाय इसके कि ब्राउजर के बटन को टच करें या छेड़ें। तो अभी तक ये काम बिल्कुल ठीक करे इसमें कुछ। लेकिन रिएक्ट राउटर डॉम वर्जन 6 ने एक बड़ा जबरदस्त काम दिया हुआ है। उसने कहा हुआ है जी कि आप ये सारे तरद्दुद ना करें, बहुत ज्यादा रिपीटिशन हो जाती है। ठीक है, आप ये काम करें कि ये हेडर और फुटर कोई एक ऐसी जगह रख लें जहां पे पूरी एप्लीकेशन में एक ही दफा, सिर्फ हेडर फुटर नहीं, जो जो पेज का एरिया आप कंसिस्टेंट रखना चाहते हैं अक्रॉस द पेजेस, उसे एक ही जगह रेंडर कर दें। तो बाकी सारी चीजें चेंज होंगी, वो जो एक चीज आपने कंसिस्टेंट रखनी है वो चेंज। मिसाल के तौर पे इस केस में हमने हेडर और फुटर सारे पेज पे से क्या रखना है, कंसिस्टेंट रखना है। चेंज क्या करना है, बीच वाला एरिया। तो हम क्या करेंगे, हेडर और फुटर को उठा के एक और जगह शिफ्ट कर देंगे। वो जगह कौन सी होगी, दैट इज द पॉइंट। ठीक है, तो वो ऐप होगी या क्या होगी, उसके लिए आपको एक नई चीज बनानी पड़ेगी या एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड एज लेआउट। ठीक है, इसको हम लेआउट इन रिएक्ट राउटर डॉम वर्जन 6। मैं बार बार खुद से डॉक्यूमेंटेशन ओपन करने का मकसद ये होता है कि आपको, अगर मेरे बाद भी, एक तो मुझे भी सिंटैक्स याद नहीं है सारी चीजों का, और दूसरी बात यह है कि आपको भी इस चीज की अवेयरनेस हो कि अगर आप लेट्स सपोज सिंटैक्स को याद करना नहीं भी चाहते या कुछ चीजें जो मिस भी कर दो, तो आप डॉक्यूमेंटेशन से उनको बड़ी डिटेल से याद भी रख लें और देख भी लें और सुन भी लें और यूज भी कर लें। तो हमारा सबसे पहला काम ये है कि हमने लेआउट टॉपिक को पढ़ना है। लेआउट्स होते क्या भला है, बेसिकली इट्स नथिंग, इट्स अ कंपोनेंट। ठीक है, मैं मिसाल के तौर पे यहाँ पे आता हूँ और पेजेस में ही एक पेज बना लेता हूँ, दैट इज कॉल्ड एज लेआउट डॉट टी एस एक्स। और इस लेआउट में मैं क्या करता हूँ, आर एफ सी ई, मैंने सिंपल एक कंपोनेंट बना लिया, नथिंग वेरी स्पेशल, नथिंग मच। अब ये जो लेआउट का कंपोनेंट है ना, ये बाकी तमाम कंपोनेंट्स को अपने अंदर क्या करेगा, रैप करेगा। क्या करेगा, रैप करेगा। और ये कैसे रैप करेगा, लेट्स हैव अ लुक एट दैट। जो मुझे भी कहीं से देख लेने दे पहले। इसका सर्च किधर है, चल इसका सर्च नहीं है तो हम यहाँ से कहीं से देख लेते हैं। ठीक है, ओके। हमने एक लेआउट का बनाया, पेज बनाया, और इस पेज में हमें करना है व्हाट, सॉरी, ये वाला। हाँ, ये ब्राउजर राउटर उसी में था, वर्जन 5 में ही था। लेकिन वर्जन 5 की भी काफी सारी चीजें वर्जन 6 में स्टिल सपोर्टेड हैं, यू कैन यूज दैट सिमिलर वे ऑफ डूइंग दैट। ठीक है, सो किधर गया भाई। ओके, सो आपने ये लेआउट का कंपोनेंट बना लिया। लेआउट के कंपोनेंट, ये लेआउट का कंपोनेंट आपने खुद बनाया है। इस लेआउट के कंपोनेंट में आपको एक बिल्ट इन कंपोनेंट मिलता है जिसको हम कहते हैं जी आउटलेट। बेसिकली लेआउट का मतलब क्या है कि जब भी हमने राउटिंग अप्लाई की है, तो राउटिंग में हमने अपने तमाम राउट्स को एक राउट के अंदर रैप किया है। कैन यू सी दिस, राउट एंड क्लोजिंग टैग राउट।
बाकी जितने भी राउट्स हैं वो सारे के सारे क्या हैं, इसके अंदर रेंडर हो रहे हैं। ठीक, तो हमने क्या करना है कि ये जो पेरेंट राउट है ना, इसको हमने वही दो प्रॉप्स पास करने हैं, एक पाथ, मैं इसको फिलहाल सिर्फ स्लैश दे देता हूं, और दूसरा मैं कह देता हूं जी के एलिमेंट, और एलिमेंट को वंस अगेन मैं ये कर देता हूं और इसको कर देता हूं लेआउट कंपोनेंट जो मैंने अभी बनाया। लेआउट कंपोनेंट का कंटेंट किया है नथिंग, एक सिंपल आरएफ यानी प्लेन कंपोनेंट बनाया, और उस प्लेन कंपोनेंट में मैंने क्या कर दिया, सिर्फ और सिर्फ आउटलेट कर दिया। ये आउटलेट क्या है, ये बिल्ट इन कंपोनेंट है रिएक्ट राउटर डॉम का, जो क्या करता है, बाकी तमाम कंपोनेंट्स के इर्द बतौर रैपर काम करता है। क्या काम करता है, बतौर रैपर। अच्छा, उस रैपर का क्या मतलब है, ये आपको अभी समझ आ जाएगी 2 मिनट में, लेकिन इतनी बात याद रखनी है कि ये आउटलेट का कंपोनेंट रिएक्ट राउटर डॉम वर्जन 6 का बिल्ट इन कंपोनेंट है। अब मैंने जहां पे राउटिंग अप्लाई की, तो राउटिंग में बिल्कुल पेरेंट जो राउट है उसको मैंने कहा जी कि जब भी ब्राउजर में स्लैश आए, जब भी ब्राउजर में स्लैश आए, अब आपको पता है कि स्लैश हर राउट के स्टार्ट में आएगी। यानी आप होम लिखते हैं तो तब भी स्टार्ट में क्या आएगा, स्लैश। आप अबाउट लिखते हैं तो तब भी वो कहां से स्टार्ट होगा, स्लैश। आप कॉन्टेक्ट लिखते हैं तो तब भी वो कहां से स्टार्ट होगा, स्लैश होगा। तो मैंने कहा जी जो यानी जब भी ये स्लैश आए तो आप इसे कहां मूव कर दो, लेआउट के अंदर मूव कर दो। ठीक, अब रिएक्ट राउटर डॉम वर्जन इंटरनली खुद ये करता है कि इस ये पेरेंट राउट के अंदर जितने भी चाइल्ड राउट्स हैं उन सारे के सारों को उठा के इस लेआउट में आउटलेट के अंदर रेंडर कर देता है खुद ही। समझ आई नहीं आई? यानी हमें लेआउट बनाते वक्त सिर्फ किस राउट का ख्याल रखना है, पेरेंट राउट का ख्याल रखना है। बाकी तमाम चाइल्ड राउट ऑटोमेटिकली जाके किसके अंदर रेंडर होंगे, आउटलेट के अंदर रेंडर होंगे। यहां तक समझ आ गई बात? लेट्स हैव अ लुक, लेट्स गिव इट अ ट्राई, और फिर हम देखते हैं कि इफ इट गिव्स अस एनी एरर और नॉट। तो मैं सिंपली क्या करूंगा, यहां पे जाके अबाउट करूंगा, इट स्टिल इज वर्किंग विद नो डिफरेंस। यहां पे जाऊंगा, इट स्टिल इज वर्किंग विद नो डिफरेंस, और यहां पे जाऊंगा, इट स्टिल इज वर्किंग विद नो डिफरेंस। यानी मैंने अभी सिर्फ स्टेप 1 किया है कि एक सेपरेट लेआउट का कंपोनेंट बना लिया है और अपने बाकी तमाम राउट्स को उस लेआउट राउट के अंदर रख दिया। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब मुझे करना क्या है, ये सारा काम मैंने किया क्यों, ताकि मुझे हेडर और फुटर बार बार रिपीट ना करने पड़े। तो अब मैं सबसे पहले आपको यानी ये इन इफेक्ट तब नजर आएगा जब मैं सारे हेडर फुटर क्या करूंगा, रिमूव कर दूंगा। तो मैं नॉट फाउंड में जाता हूं, यहां से मैंने हेडर भी रिमूव कर दिया और फुटर भी रिमूव कर दिया, इन दोनों की अब जरूरत नहीं, ये भी खत्म कर दिया, यहां से खत्म। और किधर किधर यूज कर रहा हूं, कॉन्टेक्ट अस के पेज पे जाएं, यहां से भी फुटर खत्म कर दें, यहां से भी हेडर खत्म कर दें। ठीक, और यहां से भी हेडर फुटर खत्म कर दें। और कहां यूज किया, अबाउट के अंदर से भी हेडर खत्म कर दें और फुटर खत्म कर दें, इसको भी बंद कर दें। और अबाउट भी खत्म हो गया, कॉन्टेक्ट अस भी खत्म हो गया, होम से भी खत्म कर दें, इसको भी उड़ा दें, इसको भी उड़ा दें, और इधर ये तो है ही, और इधर भी नहीं। तो अब जितनी जगहों पे रेपिटेशन हो रही थी, मैंने सारी की सारी रेपिटेशन को क्या कर दिया, हटा दिया। यही मकसद था मेरा। अब हेडर फुटर गायब हो जाएंगे, किसी पेज पे नहीं दिखेंगे आपको। कैन यू सी दिस? अबाउट पे भी नजर आएगा, कॉन्टेक्ट पे भी नजर आएगा, और नॉट फाउंड यानी मैं कुछ भी दूंगा तो ऑब्वियसली इसके ऊपर भी हेडर फुटर नजर नहीं आएगा। अब मुझे क्या करना है, वो जो काम जिसके लिए मैंने लेआउट इंट्रोड्यूस कराया, कि मुझे सिर्फ एक जगह पे हेडर और फुटर लगाना है। बाकी फ्यूचर में भी जितने पेजेस बनाऊंगा वो ऑटोमेटिकली हेडर फुटर को पिक कर लेगा उसी सेंट्रल लोकेशन से। और वो जगह कौन सी है, दैट इज द लेआउट। इस लेआउट में आए और इसे क्या करें, हेडर, और चूंकि ये हेडर यहां पे n इज मिसिंग, ओके, शायद हेडर में मैं कहीं n को यूज कर रहा हूं। कैन यू सी दिस, प्रॉपर्टी n इज मिसिंग इन द टाइप, बट तो प्रॉपर्टी n कहां होगी, यहां तो कहीं भी नजर आ रही मुझे, तो ये कहां होगी, मे बी इनसाइड दी हेडर। कैन यू सी दिस, ये मैं एज अ प्रॉप रिसीव कर रहा हूं जो पिछला था। तो आप ये एरर को एक दफा जरूर देख लिया करें। तो ये मैंने इसे रिमूव करके सेव किया, तो यहाँ पे ये चलना शुरू हो गया। और इसी तरह आउटलेट के नीचे आए,
और फुटर को लें और दिस इज व्हाट। अब मैं हेडर और फुटर कितनी जगह यूज कर रहा हूँ? सिर्फ एक जगह। और मैं जब नेव में जाऊं तो होम में भी हेडर फुटर है, अबाउट में जाऊं तो यहाँ भी है, कॉन्टेक्ट में जाऊं तो यहाँ भी है। जितनी देर मैं समझा रहा था तो मेरी नजर आप पे थी और आप नीचे देख रहे थे, और जब मैंने फिनिश किया तो आपने कहा जी कि अच्छा, सुन के ऑब्जर्व करते हैं। अब ये पूरी वीडियो आपको पता है रिकॉर्ड हो चुकी है और आप मुझे कह रहे हैं जी पूरी वीडियो रिव्यू। अच्छा, हुआ क्या? अब क्या करें? ठीक, यहाँ पे थे हम। हमने हमें कहा था, हमें पता था कि हमें हेडर और फुटर हर पेज पे चाहिए। ठीक, हमने हेडर फुटर अलग कंपोनेंट बना के रखे हुए हैं, और हम क्या करते थे, जब भी कोई नया पेज क्रिएट करते खामखा में हेडर और फुटर बीच में इंक्लूड करते और फिर दरमियान में अपना कंटेंट बिल्ड करते। ठीक, ये एक प्रॉब्लम था, रेपिटेशन थी बहुत ज्यादा। तो हमने कहा जी इज देयर अ स्मार्ट वे। वैसे बाय द वे अगर आप राउटर डॉम 5 और इससे पहले में जाएं तो यही काम हो रहा था, हर पेज पे आप रीयूजेबिलिटी कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन रीयूजेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ रिपीटेबिलिटी में ना आ जाए ना, तो बहुत ज्यादा रिपीटेशन से बचने के लिए हमें कोई स्मार्ट तरीका चाहिए था। तो हमने कहा जी बजाय इसके कि हम हर पेज पे, अच्छा ये सिर्फ हेडर फुटर नहीं है, ये असाइड बार भी हो सकती है फ्यूचर में, ये कुछ और चीज भी हो सकती है, ये कोई मतलब बहुत सारे कंपोनेंट्स ऐसे हो सकते हैं कि पेजेस पे रिपीट हो सकते हैं बहुत सारे पेजेस पे। तो हमने कहा यार कोई स्मार्ट तरीका ढूंढते हैं, ये तो मतलब काइंड ऑफ डजंट मेक सेंस कि आप। तो हमने दो तीन स्टेप्स लिए। पहला स्टेप ये लिया है कि हमने एक सेपरेट लेआउट का कंपोनेंट बना लिया। ठीक, इस लेआउट के कंपोनेंट में हमने एक कुछ भी नहीं किया, इस लेआउट के कंपोनेंट में सिर्फ और सिर्फ इस लेआउट के कंपोनेंट में आउटलेट का बिल्ट इन कंपोनेंट रिटर्न कर दिया, दैट्स इट। यानी मैंने ये काम किया, अपना एक कंपोनेंट बिल्ड किया नॉर्मल जैसे कंपोनेंट होता है, उसके अंदर कोई और चीज नहीं लिखनी, सिर्फ आपने क्या करना है, आउटलेट कंपोनेंट। ये आउटलेट कंपोनेंट कहां से आ रहा है? रिएक्ट राउटर डॉम से, बस ये रिटर्न कर देना है। ठीक, अब मैंने कहा कि इस लेआउट, चूंकि आउटलेट लेआउट के अंदर है ना, ये लेआउट आप अपने राउटर के रूट पे डाल दें, अपने राउटर के रूट पे। तो अपना राउटर हम कहां बिल्ड कर रहे हैं? ऐप में ना। तो इसका रूट कौन सा है? जो पेरेंट है सबका। तो मैंने उस लेआउट को यहां पे डाल दिया, और फिर कहा जाए जब ये काम करेंगे तो इसके जितने भी चिल्ड्रन होंगे, ये उन सारे के सारे चिल्ड्रन को ऑटोमेटिकली जाके लेआउट के अंदर रेंडर करेगा। तो अब वो बात भी समझ आ रही हो कि मैंने कहा जी आउटलेट वर्क्स एज अ रैपर ऑफ ऑल द अदर कंपोनेंट्स। ठीक हो गई ये बात? चौथे को निकाल दें बाहर, यहां से इसके अंदर ना रखें, बाहर रख दें। और अगर बाहर रखेंगे बाहर काम नहीं करेगा, क्योंकि आपको पता है रिटर्न एक ही चीज होती है। तो फिर आप इसके पेरेंट पे फिर एक और राउट लगा दें, उसको अलग से राउट दे दें। यानी उसको राउट बेशक ना देना, आपने रैप ही करना है। मिसाल के तौर पे आपका ये सवाल है कि अगर मैं ये कहूं राउट कर दें और ये भी कर दें और ये कर दें, अब आप चाहते हैं जी कि एक कंपोनेंट पे, वैसे बाय द वे दिस अ वेरी गुड क्वेश्चन, कि एक कंपोनेंट पे मुझे राउट नहीं चाहिए। तो ये देखें कि हमारा ये पेरेंट है नेस्टेड, ये हमारा पेरेंट है जो किसी लेआउट को रेंडर नहीं कर रहा, और ये हमारा ऐसा पेरेंट है जो लेआउट को रेंडर। अब आपको एक कंपोनेंट ऐसे चाहिए जो आप चाह रहे हैं जिसके ऊपर हेडर और फुटर ना आए, तो आप उसको यहां पे लिख दें, बिल्कुल उसी तरह। अब ये एक से ज्यादा भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अक्सर वेबसाइट पे आपने देखा होगा साइन इन पेज और लॉगिन पेज, लॉगिन पेज और साइन अप पेज। तो उसके ऊपर हेडर फुटर की ऐसा जरूरत हो भी सकती है, रिक्वायरमेंट डिपेंड करता है। और अगर आप चाहते हैं जी कि लॉगिन और साइन इन पेज पे हेडर फुटर ना आए, बाकी सब पे हेडर फुटर आए, तो लॉगिन और साइन इन पेज को राउट से बाहर निकाल दें, लेआउट राउट से बाहर निकाल दें, बाकी सबको लेआउट राउट में डाल दें। अच्छा, फ्यूचर में एक काम ऐसा भी करेंगे कि आप चार चार लेआउट यूज कर रहे होंगे। अब आपके अगला सवाल यही था, मैं उसका जवाब पहले ही दे देता हूं कि अगर आप ये चाहते हैं कि इन दो पेजेस पे लेआउट डिफरेंट हो, बाकी पेजेस पे लेआउट डिफरेंट हो, तो फिर क्या करेंगे? पेरेंट एक ही रखें और यहां पे इसका डिटो बना लें,
इसके लिए अलग लेआउट बना लें, उसके लिए अलग लेआउट बना लें, इसके अंदर जितने राउट्स होंगे वो इस लेआउट को फॉलो करेंगे, इसके अंदर जितने राउट्स होंगे वो इस लेआउट को फॉलो करेंगे। आउटलेट सेम रहेगा, वो बिल्ट इन है, लेआउट तो हमारी मर्जी का है। मिसाल के तौर पे इसको मैं कह देता हूँ जी रूट लेआउट, इसको कह देता हूँ जी लॉगिन लेआउट, तीसरे को कह देता हूँ जी एडमिन लेआउट। आप ये चाहते हैं जी कि जब नॉर्मल यूजर लॉगिन हो, कोई ऐसी एप्लीकेशन लेटर ऑन जब कहेंगे जो राउट प्रोटेक्टेड होगी या साइन इन पे डिपेंड करेगा, तो हम कहेंगे जी जब यूजर लॉगिन ही ना हो तो डिफरेंट हेडर दिखाओ, जब यूजर लॉगिन हो डिफरेंट हेडर दिखाओ, जब यूजर एज अ नॉर्मल यूजर लॉगिन हो तो फिर और डिफरेंट दिखाओ, जब यूजर एज एन एडमिन लॉगिन हो तो फिर और डिफरेंट दिखाओ, जब यूजर एज अ मॉडरेटर लॉगिन हो तो फिर और। ये बहुत बड़ी रॉकेट साइंस समझ लिया आपने इस सवाल के बहाने, जो मैंने गालिबन अगले 2-3 लेक्चर के बाद समझानी थी। ये सवाल, ये फायदा होता है सवाल का, ये क्वेश्चन पूछने का। तो इस तरह आप जितनी नेस्टिंग करना चाहते हैं कर सकते हैं। तो अगर आपको सिंपल नॉर्मल लेआउट का कॉन्सेप्ट समझ आ गया और आउटलेट के अंदर किसी कंपोनेंट को रेंडर करने का, तो यू कैन नेस्ट इट एंड यू कैन प्ले एज मच एज यू कैन। आगे जब हम ई कॉमर्स की वेबसाइट बिल्ड कर रहे होंगे ना, या अगर आप मेरी पिछली सीरीज देखें उसमें इस तरह की चीजें हुई भी हैं कि जब हम लॉगिन करते हैं किसी यूजर को ऑथेंटिकेट करते हैं, अभी भी आप देखें द्रास की वेबसाइट पे जाएं और उसके ऊपर हेडर में देखें, जब आप लॉगिन नहीं होते तो वो कुछ डिफरेंट दिख रहा होता है, जब आप लॉगिन होते हैं तो वो कुछ डिफरेंट दिख रहा होता है। जब आप बतौर, अगर आपका द्रास पे स्टोर है, मेरा द्रास पे स्टोर है, तो जब मैं बतौर एडमिन लॉगिन होता हूँ तो वो कुछ और दिख रहा होता है। दैट इज समथिंग, वो यहाँ से कंट्रोल होता है सारा कुछ। तो ये आपका भी क्वेश्चन क्लियर हो गया इसी? और बेटा आपका भी हो गया क्वेश्चन क्लियर? we'll keep it normal but obviously we'll keep on adding these things जो आपने बात की। कोई बात नहीं, आप इसको जाके रूट बना दें, बल्कि इसके अंदर फिर जाके नेम भी चेंज करने पड़ेंगे, तो कर सकते हैं आप, ठीक है। अभी के लिए मैं इधर ही कर रहा हूँ, किधर गया? चले भाई इधर भी कर लेते हैं ताकि आपको यकीन हो जाए, क्योंकि ये मेरा अपना कंपोनेंट बनाया हुआ है तो इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि मुझे नाम क्या देना है। ठीक है, इसके अंदर मैं वो हेडर और फुटर भी रेंडर कर देता हूँ, क्योंकि अच्छा वो क्लियर हो गया ना कि अब मैं आउटलेट के अंदर क्यों हेडर और फुटर रेंडर कर रहा हूँ। और ये रूट लेआउट अब मैं जहां इसे कॉल कर रहा हूँ, यहाँ ऑलरेडी मैं रूट लेआउट दे चुका हूँ, और तो कोई चेंज नहीं करनी, मेक श्योर के हाँ नेम चेंज करना है रूट लेआउट इंस्टेड ऑफ लेआउट। और फिर जहाँ ये इंपोर्ट हो रहा है वो कह रहा है जी कि जहाँ इंपोर्ट हो रहा है वहां भी नाम चेंज कर दो, मैंने कहा जी यहाँ भी नाम चेंज कर दो रूट लेआउट। और ये रूट लेआउट है तो फिर ऑब्वियसली इसको यहाँ भी रूट लेआउट करना पड़ेगा, एंड दैट्स इट। नेम चेंजिंग के वक्त ये ख्याल रखना है, ठीक है, सारी अकरेंसेस पे आप चेंज कर दें, ठीक है। सो इट वर्क्स नॉर्मली। और सबसे बड़ी बात है हम उस रेपिटेशन से बच गए हैं कि जो हम बार बार कर रहे थे हेडर फुटर को। अब आप फ्यूचर में कोई भी पेज बनाएंगे ना, और आपको सिर्फ क्या करना पड़ेगा, अगर चाहते हैं कि वो इस रूट लेआउट के अंदर आए तो आप इस हेडर के अंदर उसे कॉपी पेस्ट करेंगे, ठीक। अदरवाइज मिसाल देता हूं मैं आपको, ये जो एरर पेज है मैं चाहता हूं इस पे हेडर फुटर मुझे नहीं चाहिए, हालांकि चाहिए होना चाहिए, लेकिन चले आपको मैं दिखा देता हूं। तो मैं क्या करूंगा, यहां पे जाके ये करूंगा, ये मुझे एरर देगा, मुझे पता है कि 2 चाइल्ड रिटर्न नहीं करता है, या 2 आर्गुमेंट्स एक्सेप्ट नहीं करता, एक ही आर्गुमेंट एक्सेप्ट करता है। तो मैं इसे क्या करूंगा, या तो फ्रेगमेंट टैग में डाल दूंगा, अगर मुझे कोई और लेआउट नहीं देना तो मैं इसे क्या डाल दूं, फ्रेगमेंट टैग में। फ्रेगमेंट टैग पता है आपको, खाली टैग्स। और अगर मुझे कोई और लेआउट फ्यूचर में ऐसा मुमकिन है कि मैं दूंगा, तो मैं इसको भी क्या कर लूं, फिर राउट में डाल के ये कर दूंगा फिर। अब मेरा ख्याल ये है, यानी व्हाट आई एक्सपेक्ट आउट ऑफ दिस इज कि अच्छा ये इंडेंटेशन का ख्याल रखा करें ताकि ये आपको फ्यूचर में तंग ना करे। तो ये जो चीज है, ये और इसके ये 3 चाइल्ड है, ठीक है। और ये जो पेरेंट है, ये जो पेरेंट है रूट पेरेंट है, ये लेआउट वाला है, यहाँ एंड हो रहा है, और ये अकेला बेचारा पड़ा हुआ है। तो अब अगर मैं जाऊंगा, एवरीथिंग एल्स should work as normally, everything is getting rendered inside the layout, but when I come to do this, that will no more be rendered inside the layout, that is outside the layout। तो जो आपने सवाल पूछा था वो प्रैक्टिकली भी आपने देख लिया। और अगर आपने इसको भी किसी रेंडर में करना है किसी डिफरेंट हेडर में, तो आप वो डिफरेंट में दे सकते हैं, दैट इज फॉर श्योर योर केस। और यहाँ पे फिर आप अगर ये नहीं है ना, मिसाल के तौर पे अब हमारे पास बैक नेविगेशन का कोई काम नहीं है, तो अक्सर आपने एरर पेज पे देखा होगा गो बैक टू होम। तो अगर आपने यही करना है तो फिर आप नॉट फाउंड में जाएं और यहाँ पे जाके क्या करें,
लिंक टू, और टू में जाके क्या करेंगे आप, स्लैश और गो बैक टू होम, और यहाँ पे क्लास इसको बूटस्ट्रैप लगाई हुई है, btn बाकी सब कुछ नॉर्मल है आपका फ्लो, ठीक है। अब ये गो बैक टू होम आ गया, ये आ गया। अच्छा, इसको सेंटर में कर दें, ये भी चूंकि एंकर टैग है तो टेक्स्ट अलाइन की प्रॉपर्टी ले लेगा। आई थिंक आप इसको टेक्स्ट अलाइन एक ही दफा पेरेंट को दे दें तो सारी टेक्स्ट अलाइन हो जाएंगी, क्या जरूरत है सारों को देने की। ठीक है, तो इसकी और इसकी हटा दें टेक्स्ट अलाइन। तो आई होप यू आर गेटिंग द सेंस। गो बैक, ये ख्याल लाजमी रखना है यूजर एक्सपीरियंस का, कि उसको कहीं जाके फंसाना नहीं है बंद गली में, कि भाई वो एकदम गलती से एरर पेज पे चला ही गया तो आप वो ढूंढ रहे भाई मुड़ के कितु जमा, ठीक है। तो यूजर एक्सपीरियंस का ख्याल लाजमी रखना है आपने, क्योंकि बाद बेचारे मेरे जैसे वो शहजादे, उनको नहीं भी पता होता ब्राउजर में भी बैक का बटन होता है। लेकिन नॉर्मली आपने डिपेंड नहीं करना ब्राउजर को। बीइंग अ डेवलपर इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कीप योर यूजर एंटरटेन्ड, फैसिलिटेटेड। तो लेट्स गो बैक टू द होम पेज। ठीक जी, तो मेरे ख्याल में जो बेसिक राउटिंग है ना, अब मेरे ख्याल में एक आध महीना हमारा इसी राउटिंग पे हो जाएगा, अनलेस कि जब तक हम कोई स्पेशल ऑथेंटिकेटेड राउट्स और वो वगैरह नहीं पढ़ते ना एडवांस चीजें, तो यही राउटिंग हमारी चलेगी। आपने किसी एक पेज पे दूसरे पेज पे मूव करना है, ये दिखने में, कहने में, लिखने में पेज है, एक्चुअली ये कंपोनेंट ही है। आपको पता ही है कि पेज के अंदर भी हमने कोई स्पेशल रॉकेट साइंस नहीं बनाई, वो भी एक कंपोनेंट ही है। तो राउटिंग जो है दैट इज आई थिंक डन फॉर टुडे। और आपकी कोई भी रिएक्ट की फ्रंट एंड एप्लीकेशन है उसमें राउटिंग का इतनी इतनी चीज राउटिंग अगर आपको आती है तो यू कैन इजीली एक्चुअली बिल्ड अ फुल फ्लेज वेब एप्लीकेशन। इसमें आप कुछ नेस्टेड लेआउट्स भी आ सकते हैं, मैं उस पर अभी नहीं जाऊंगा बिकॉज यू माइट गेट कंफ्यूज्ड। नेस्टेड लेआउट का मतलब ये है कि आपका हेडर और फुटर तो हर पेज पे आएगा, लेकिन सपोज करें कि आपका एक सेकेंडरी हेडर भी है कि जो सिर्फ सिलेक्टेड पेजेस पे आता है। हाँ, हेडर के अंदर एक और हेडर है, और जो अंदर वाला हेडर है वो कुछ सिलेक्टेड पेज पे आता है, हर पेजेस पे नहीं आता। ठीक, अच्छा फिर सपोज करें कि उसके अंदर भी कुछ नेस्टेड है, कि वो उससे भी लिमिटेड होता है कि वो भी सिलेक्टेड पेज पे आता है, हर पेज पे नहीं आता, तो फिर आप नेस्टेड लेआउट्स की तरफ जाते हैं। नहीं, लूप एक समथिंग समथिंग डिफरेंट, वो डिफरेंट चीजें उससे मैं बस यूं कह लें कि एक लेआउट के अंदर दूसरा लेआउट, उसके अंदर दूसरा लेआउट, और उसके अंदर। जी बिल्कुल, प्रैक्टिकल यूज केस है बहुत सारा। अभी जब मैंने पढ़ाना नहीं है तो ऐसी प्रैक्टिकल यूज केस को देखना ही या सवाल करना ही डिफरेंट है। ये वैसे में उन लोगों के लिए किया है जिनके जहनों में अभी तक कोई कीड़ा है यार, कि ऐसा सिनेरियो भी तो हो सकता है, तो ऐसे कीड़े होने चाहिए, वो पॉजिटिव कीड़े हैं। तो ऐसा बिल्कुल है, और नेस्टेड लेआउट की सपोर्ट भी है। ठीक, तो अभी तक सिर्फ इतना काम रखें कि if you want to keep some of the pages inside the layout, what does it mean? And if you want to keep some of the pages outside the layout, what does it mean? बहुत सारों में होते हैं, ये बहुत कॉमन केस है। मतलब अब वो कोई बंदा देखे ना तो अलग बात है, अब ये मेरी इशारे में आपको समझ आना चाहिए कि बहुत सारी चीजों पे आइंदा आप जिस भी वेबसाइट को देखें तो आप ऑब्जर्व करें कि इस वेबसाइट का बिहेवियर क्या है। बीइंग अ डेवलपर इट्स योर, यू कैन से अ जॉब, कि आप हर वेबसाइट को क्रिटिकली देखें कि यार अच्छा ये इसने बनाई है, ये मैं जब बनाऊंगा तो मैं कैसे करूंगा। फिर एटलीस्ट अगर आपको समझ नहीं भी आती तो अच्छा यार ये मुझे कंफ्यूज कर रही है, कल जाके मैंने पूछना है कि यार ये यूं क्यों हो रहा है, मैं यूं एक्सपेक्ट कर रहा था, ये यूं चल रहा है, क्यों चल रहा है। ठीक, तो दैट इज इट। बहुत सारी चीजों के जवाब भी दिए और बहुत सारी चीजों में क्यूरियोसिटी क्रिएट भी की, बट इनफैक्ट